नमस्कार दोस्तों। कोड ऑन वेज का जो ये सीरीज हमारा शुरू हुआ है, इसमें आज हम देखते हैं पेमेंट ऑफ वेज के बारे में। पेमेंट ऑफ वेज जो है इसका चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले के जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने आपको चैप्टर 2 के बारे में बताया था। चैप्टर 2 आपका था मिनिमम वेज से जुड़ा हुआ, न्यूनतम मजदूरी से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोड में 4 एक्ट मर्ज किए हुए हैं। तो जो मिनिमम वेज एक्ट था वो चैप्टर 2 में है, मिनिमम वेज एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे। उसके बाद जो चैप्टर 3 है इसमें पेमेंट ऑफ वेज एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। तो सेक्शन 15 जो है हमारा वो क्या कहता है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेज। मजदूरी के भुगतान का जो मोड होगा, तरीका होगा, वो क्या होगा। मजदूरी के भुगतान का तरीका, आपने अगर मिनिमम पेमेंट ऑफ वेज एक्ट पढ़ा होगा 1936 का, तो उसमें भी ये पॉइंट था कि मजदूरी भुगतान का तरीका क्या होगा। तो इसको देखते हैं क्या कहता है ये सेक्शन, कि जो भी वेज पेड किया जाएगा वर्कर को इन करेंट कॉइन और करेंसी नोट और बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेज इन बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, कि आप वेज किन किन माध्यम से, वेज को कैसे वर्कर को दे सकते हैं। तो वेज के बदले में ऐसा नहीं कि चावल और दाल दे देंगे, काइंड्स में भी दे सकते हैं, लेकिन वो सर्टेन लिमिट्स तक है जो मैंने वेज के डेफिनेशन में आपको बताया था, 15% तक वो आएगा। उसके बाद जो बाकी का है उसको या तो आप करेंसी में दीजिए, नोट्स में दीजिए, कॉइन्स में भी वेज हो सकते हैं या नोट्स में दीजिए, ठीक है, करेंसी में दीजिए। उसके बाद चेक से दे सकते हैं। उसके बाद आप उसको दे सकते हैं कैसे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ECS सिस्टम से, जैसे NEFT हुआ या आपको RTGS हुआ, इनके माध्यम से आप जो है सो दे सकते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से, यानी आज के समय में जैसे कि पे फोन होता है या फिर आपका गूगल पे होता है, तो इन सब के माध्यम से भी आप दे सकते हैं ताकि उसके अकाउंट में चला जाए। यानी कि वेज को आप जो है करेंसी, कॉइन या चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रोविजो लिखा हुआ है। प्रोविजो क्या कहता है, यह प्रोविजो कहता है कि जो समुचित सरकार है वो किसी नोटिफिकेशन के जरिए कोई एक अधिसूचना निकालेगी और वो वैसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का या वैसे इंडस्ट्री का या वैसे प्रतिष्ठानों का, वैसे उद्योगों का लिस्ट जारी करेगी, नोटिफाई करेगी, जिसका कि एम्प्लॉयर जो है, जो नियोजक है, वो सारे कर्मचारियों को, उसमें जो भी नियोजक कर्मचारी नियुक्त हैं उनको जो है केवल चेक के माध्यम से या बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके उसको जो है सो वेज देगा। यानी कि अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, समुचित सरकार जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स को नोटिफिकेशन के जरिए। अब ये इसके लिए हालांकि उसको पहले नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। नोटिफिकेशन निकाल के वो मान लीजिए कर रहा है कि जितने भी, सपोज कीजिए दवा की दुकान है, या जितना भी मान लीजिए उसने लिख दिया हॉस्पिटल है, जितना भी मान लीजिए उसने लिख दिया कि फैक्ट्री एक्ट से कवर्ड जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, या फैक्ट्री एक्ट की जगह आज के समय में हम कहेंगे नया वाला जो आया है OSH कोड, उसमें जो फैक्ट्री चैप्टर है उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं, तो इस तरह करके अगर वो दे देता है तो उन सारे इस्टेब्लिशमेंट में जो है जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे 10, 20, 50, उनको जो है या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे या फिर उनको जो है सो चेक के माध्यम से पेमेंट करे। तो ये सरकार नोटिफिकेशन करके कर सकती है। अब आपका जो धारा 16 है सेक्शन 16 कोड का, वो क्या कहता है, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, यानी मजदूरी की अवधि का जो है सो निर्धारण करना। मजदूरी की अवधि कहने का मतलब कि कितने दिन में उसको मजदूरी दिया जाएगा, मजदूरी की अवधि। तो अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है, नियोजक है, वो फिक्स करेगा किसको, वेज पीरियड को, मजदूरी की अवधि का निर्धारण करेगा किसी भी एम्प्लॉय के लिए। किस आधार पर, या तो वो उसको डेली पेमेंट करे, या फिर वो उसको वीकली पेमेंट करे, या उसको फोर्टनाइटली पेमेंट करे, यानी कि प्रत्येक दिन उसको उसका मजदूरी दिया जा रहा है, या साप्ताहिक तौर पे दिया जा रहा है, या 15-15 दिन पे उसका वेज पेमेंट किया जा रहा है, या मंथली पेमेंट करे। यानी यहाँ भी आपको 4 पॉइंट याद रखना है, डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, या फिर मंथली कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन नो वेज पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय शैल बी मोर देन 1 मंथ, लेकिन 1 महीना से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब कोई नियोजक कहे कि हम वेज पीरियड हम रखते हैं 3 महीने का, हर 3 महीना पे पेमेंट करेंगे, तो 3 मंथ का वेज पीरियड
नहीं होगा, मैक्सिमम 1 महीने का हो सकता है, और इसके बीच में आपके पास ऑप्शन है आप डेली, वीकली या फोर्टनाइटली कर लें। इसमें भी एक प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट वेज पीरियड में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसका जो एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग तरीके का, उसके लिए जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से वो जो है सो डिफरेंट वेज पीरियड फिक्स किया जा सकता है। अब जो अधिनियम की धारा 17 है वो क्या कहती है? संहिता की धारा 17 कहती है कि टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ वेज, यानी कि मजदूरी भुगतान के लिए समय सीमा। अब इस समय सीमा का निर्धारण करते हुए इसका जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि एम्प्लॉयर जो होगा वो भुगतान करेगा वेज का किसी भी एम्प्लॉय को, यदि वो डेली बेसिस पर करता है, मान लीजिए वो दैनिक मजदूरी देता है, तो दैनिक मजदूरी देता है तो जैसे ही शिफ्ट खत्म होगा उसका, उसके बाद उसको भुगतान कर दिया जाएगा। यानी उसका जो पाली है, जिस पाली में वो काम कर रहा था, जब उसका खत्म हो गया 8 घंटे का वर्क, या यदि ओवर टाइम कर रहा है तो जो भी उसमें समय दिया एक्स्ट्रा, तो वो जब खत्म हो गया उसके बाद वो समाप्ति के बाद उसको पेमेंट कर देगा, दैनिक अगर वो दे रहा है। अगर वो साप्ताहिक दे रहा है पेमेंट, तो साप्ताहिक पेमेंट में जो है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक जो होगा उसमें वो भुगतान करेगा। लास्ट वर्किंग डे कैसे माना जाएगा? तो जिस दिन वीकली हॉलीडे है उसके पहले वाला दिन, यदि मान लीजिए संडे को वीकली हॉलीडे होता है तो सैटरडे को ही लास्ट उसका वर्किंग डे माना जाएगा, और सैटरडे को उसका जो है सो पेमेंट कर देना है, भुगतान कर देना है नियोजक को। अब यदि फोर्टनाइटली बेसिस पर, यानी पाक्षिक रूप से जो है भुगतान किया जा रहा है हर एक 15-15 दिन के इंटरवल पर, तो 15 दिन के इंटरवल पर अगर भुगतान किया जा रहा है तो उस केस में जिस दिन उसका पक्ष खत्म हो जाता है, सपोज कीजिए कि पहला शनिवार उसके बाद दूसरा शनिवार खत्म हो गया, तो उसके एंड होने के बाद 2 दिनों के अंदर जो है सो उसको भुगतान कर देना है। और यदि मंथली बेसिस पर किया जा रहा है, महीना के आधार पर, तो जब मंथ उसका समाप्त हो गया महीना, मान लीजिए कि 31 तारीख को मंथ समाप्त हो रहा है हमारा, या 30 तारीख को, तो 31 को, तो उसके बाद एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट मंथ का जो 7 दिन होगा उसके अंदर, सपोज कीजिए 31 मार्च को महीना समाप्त हो रहा है, तो अगले 7 अप्रैल तक उसको जो है सो पेमेंट कर देना होगा, अगर आप मंथली बेसिस पर पेमेंट करते हैं तो। अब इसका सब सेक्शन 2 जो है 17 का, वो कहता है कि यदि किसी एम्प्लॉय को हटा दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो, उसको काम से निकाल दिया गया हो, या उसको डिसमिस कर दिया गया हो, पदच्युत कर दिया गया हो, या रिट्रेंच कर दिया गया हो, उसकी छटनी कर दी गई हो, या उसने रिजाइन दे दिया हो, त्यागपत्र दे दिया हो सर्विस से, और बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, या एस्टेब्लिशमेंट के बंदी होने के कारण। यानी कि इसमें कौन कौन सा कंडीशन है? उसको हटा दिया गया, या वो डिसमिस हो गया, पदच्युत हो गया, या फिर उसकी छटनी कर दी गई, ठीक है, या फिर उसने अपना जो है पद त्याग कर दिया, रिजाइन दे दिया, या फिर प्रतिष्ठान में बंदी हो गई। इन सारे परिस्थितियों में उसको जो वेज मिलना है, बाकी का बकाया जितने दिन उसने काम किया जिसका उसको पेमेंट नहीं किया गया था, तो द वेज पेबल टू हिम शैल बी पेड विद इन 2 वर्किंग डे ऑफ हिज रिमूवल, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, और एज द केस में भी, जैसी भी स्थिति हो, अगर उसको निकाल दिया गया या जो भी स्थिति, ये 5 मैंने जो बताया उसमें से कोई भी स्थिति हुई है, तो 2 वर्किंग डेज के भीतर, मतलब कि अगर मान लीजिए उसने शनिवार को, सपोज कीजिए कि ये सारी इन सब में से कुछ भी हुआ है शनिवार को, तो संडे और बंद रहता है, तो संडे को वर्किंग डे नहीं मानेंगे, तो फिर मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिनों के भीतर उसका जो है पेमेंट आपको कर देना होगा। हालांकि सबसेक्शन 3 में फिर समुचित सरकार को पावर दिया गया है कि यदि कोई रीजनेबल कारण हो, रीजनेबल ग्राउंड हो, वैलिड रीजन हो, या कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में उसको जो है टाइम लिमिट को चेंज किया जा सकता है, दूसरा टाइम लिमिट पेमेंट ऑफ वेज के लिए दिया जा सकता है, बशर्ते कि कारण उसका कोई रीजनेबल हो, तार्किक हो, या कोई ऐसी परिस्थिति हो। और सेक्शन 17 का सबसेक्शन 4 कहता है कि यदि किसी कानून के द्वारा जो है जो समय प्रभावी हो, किसी अन्य समय सीमा का निर्धारण किया गया है पेमेंट ऑफ वेज के लिए, मजदूरी भुगतान के लिए, तो वह प्रभावी नहीं होगा सबसेक्शन 1 और 2 के नियम से। यानी ऊपर में जो समय सीमा हमने बताई है, अगर किसी कानून के तहत किसी अन्य समय सीमा का निर्धारण है तो वो समय सीमा प्रभावित नहीं होगी इस ऊपर वाले सबसेक्शन 1 और 2 से। अब आते हैं हम लोग इस
कोड के सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 कहता है कि डिडक्शंस व्हिच मे बी मेड फ्रॉम द वेज, यानी मजदूरी से की जाने वाली कटौतियां, यानी कि वे कटौतियां जो मजदूरी से की जा सकेगी। तो ये सेक्शन 18 जो है ये क्या कह रहा है कि यदि किसी कानून में किसी अन्य प्रकार के डिडक्शंस का निर्धारण किया गया है, उस समय प्रभावी हो वो बात, कोई कानून ऐसा प्रभावी है जिसमें कि कौन कौन सा डिडक्शन वेज से हो सकता है उसका उल्लेख किया गया हो, तो उन बातों को छोड़ते हुए, यानी उस कानून में जो बातें लिखी हैं उसको छोड़ते हुए, उसके अलावा इस कोड में जो बातें लिखी गई हैं उसके अतिरिक्त कोई कटौती नहीं की जा सकती है, यानी जो कोड ऑथराइज्ड करता है वही कटौती हो सकती है। अब इस सेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है कि किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, जो भी एम्प्लॉय काम में लगा हुआ है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसके द्वारा यदि किसी भी प्रकार का भुगतान एम्प्लॉयर या एजेंट को किया जाता है तो उसको जो है मजदूरी में से कटौती ही माना जाएगा। यानी कि यदि कोई एम्प्लॉय जो है अपने मजदूरी में से कोई भी भुगतान किसी एम्प्लॉयर को या उसके एजेंट को करता है तो उसको इस अधिनियम के तहत, इस कोड के तहत जो है आपको डिडक्शन फ्रॉम वेज माना जाएगा। दूसरा पॉइंट बी कहता है कि यदि किसी सफिशिएंट कारण से या अच्छे कारण से एम्प्लॉय के वेज में लॉस हो, यानी कि कोई ऐसा कारण जो कि सही है, गलत नहीं है, और वो कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे कि उसका इंक्रीमेंट रोक दिया गया, या उसका प्रमोशन रोक दिया गया, या उसका इंक्रीमेंट रोक कंप्लीट खत्म कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, या उसका रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट और टाइम स्केल, उसकी अवनति कर दी गई लोअर पद पर, नीचे वाले पद पर, या उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब इन सब का कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए, यानी कि जो उसकी सेवा संहिता होगी या जो उसके नियोजन की शर्तें होगी, सेवा की शर्तें होगी, उन शर्तों के आधार पर ये बातें हुई होगी। सपोज कीजिए उसका इंक्रीमेंट जो है प्रमोशन जो है उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड था, प्रमोशन होता तो उसके का पेमेंट बढ़ता, वेज बढ़ता, लेकिन उसने परफॉर्मेंस वैसा नहीं किया तो उसका प्रमोशन नहीं हुआ। अब प्रमोशन नहीं हुआ तो इसके चलते उसके वेज में कटौती, कमी हो गई, वेज जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं, तो इसको जो है आपको shall not be deemed to be deduction from the wage। ऐसी बातों को कि यदि कोई वैलिड रीजन से, सही कारण से एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट रोक लिया जाए, उसका प्रमोशन नहीं हो, उसको लोअर पोस्ट पे, उसके नीचे के पद पे उसको वापस कर दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वेज का लॉस होगा उसको डिडक्शन वेज से नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि इस तरह की जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई है उन सारी स्थितियों को सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई है नोटिफिकेशन, अधिसूचना, उसके आधार पर जो है सो एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना होगा कि ये जो बातें हुई है वो तर्कसंगत है और नियम संगत है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है 18 का, ये कहता है कि जो डिडक्शंस है, deductions from the wage of an employee shall be made in accordance with the provision of this code and may be made only for the following purpose। निम्न कारणों से जो है, निम्न उद्देश्यों से या प्रयोजनों से आप उसके वेज में से डिडक्शन कर सकते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य से? पहला कि उसके ऊपर कोई फाइन इम्पोज किया आपने कोई रीजन से। दूसरा, डिडक्शन फ्रॉम हिज एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, यदि वो अपने कार्य से अनुपस्थित है तो कार्य से अनुपस्थित होने पर जो है उसके वेज से आप जो है कटौती कर सकते हैं। अगर उस पर किसी प्रकार का जुर्माना लगा है तो आप उसकी कटौती कर सकते हैं। डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए उसका कोई सामान की बर्बादी हो गई, कर्मचारी के द्वारा लॉस हुआ उसका या डैमेज हुआ, तो उस केसेस में जो है जो वो वैसा सामान जो कि उस एम्प्लॉय के कस्टडी में था, एम्प्लॉय के पास रखा हुआ था, या फिर लॉस ऑफ द मनी फॉर विच ही इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट, जिसके लिए वो जवाबदेह था, ऐसे में यदि उसका मनी का लॉस करवा दिया उस एम्प्लॉय ने जिसके लिए वो उत्तरदायी था, तो उस डैमेज या लॉस के लिए जो है आप कटौती कर सकते हैं। उसके बाद है डिडक्शन फॉर हाउस एकोमोडेशंस, अगर घर वगैरह उसको दे रखा है और ऐसे में जो है उसका अगर वो रेंटल लगाता है कि भाई इतना रुपया आपको लगना है, तो ऐसी स्थिति में वो डिडक्शंस ले सकता है। या फिर किसी भी प्रकार की यदि वो सुविधा देता है, किसी भी प्रकार की वो सेवा देता है
एम्प्लॉय को, तो उसके लिए भी वो डिडक्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ शर्त यही है कि इसके लिए जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है, स्पेसिफाइड है, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर कोई नोटिफिकेशन निकाला है तो उसके जो है ऑर्डर के आधार पर, जनरल या स्पेशल ऑर्डर के आधार पर जो है वो उस प्रकार का डिडक्शन कर सकता है। लेकिन वो जो भी डिडक्शन होगा, वो डिडक्शन जितना रुपए का वो एमिनिटीज है, सुविधा है या सर्विसेज है, उस रुपए से ज्यादा नहीं होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। सपोज कीजिए कि वो नियोजक जो है किसी प्रकार के एमिनिटीज देता है, सपोज कीजिए उसको व्हीकल्स देता है या कोई और सुविधा देता है, घर में रहने के लिए, रखने के लिए नौकर देता है, कुछ भी देता है, और सरकार ने उसको ऑथराइज किया है कि हाँ इस तरह का अगर कोई सुविधा देगा तो उसके लिए वो डिडक्शन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो जितना उसका वैल्यू होगा उस वैल्यू को डिडक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा वैल्यू को डिडक्ट नहीं कर सकता, इक्विवेलेंट अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है। तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि सर्विसेज टर्म का जो यहाँ मतलब है कि हमने बताया कि एमिनिटीज दे सकता है, सर्विसेज दे सकता है, तो सर्विसेज का मतलब यह नहीं होगा कि उसके कार्य के लिए उसके नियोजन का ऐसा प्रकार है जिसके लिए उसको कुछ टूल्स या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है और वो टूल्स या रॉ मटेरियल जो नियोजक ने दिया उसको सर्विसेज माना जाएगा। सपोज कीजिए उसको किसी प्रकार का औजार दिया कि भाई इसी के आधार, इसी औजार से आप काम कर सकते हैं, या सर्टेन किसी प्रकार का विशेष स्पेशल जो है सो उसको मान लीजिए क्लॉथ दिया या कुछ भी दिया जो उसके कार्य की प्रकृति के हिसाब से जो है जरूरी है, तो उस प्रकार की एमिनिटीज या सर्विसेज को जो है आप इसके अंतर्गत मानते हुए डिडक्ट नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, काम करने के लिए जो आवश्यक जरूरी इक्विपमेंट है या टूल्स हैं उसको आप जो है सो ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी सुविधा हमने दी है तो इसलिए हम डिडक्ट करेंगे आपके वेज में से। उसके बाद सब सेक्शन का क्लॉज एफ कहता है कि डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ, किस चीज की रिकवरी के लिए, वसूली के लिए डिडक्शन किया जा सकता है। तो इसमें है एडवांस, यानी कि जो अग्रिम दिया जाता है आपको, जो पहले से ही आपको पेमेंट कर दिया गया, भाई इतना रुपया आप रखिए और चलिए काम पर। और उसका नेचर ये भी हो सकता है, मान लीजिए आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए दिया, या फिर आपको कन्वेंस अलाउंसेस के रूप में अग्रिम दिया, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा एडवांस में। या एंड द इंटरेस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, या कोई इस प्रकार का उस पर जो ब्याज आया, या और एडजस्टमेंट फॉर द ओवर पेमेंट ऑफ वेज। इन सब तरह का जो एडवांसेस दिया गया वो जो है एडवांस या ओवर पेमेंट ऑफ वेज का जो एडजस्टमेंट किया गया, इस तरह का डिडक्शंस जो है रिकवरी के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, लोन यदि किसी प्रकार का दिया गया है उसको, तो लोन के बदले में भी डिडक्शन कर सकता है। तो लोन कहां से दे सकता है, तो लोन फ्रॉम एनी फंड कंस्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर। कई सारे इस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में ऐसा होता है कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए वर्कर्स वेलफेयर फंड होते हैं, उसमें से अगर लोन दिया है वेलफेयर फंड में से, तो वो लोन की रिकवरी के लिए जो है सो डिडक्शन कर सकता है, कटौती कर सकता है, जैसा कि समुचित सरकार इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगी। और उसका यदि इंटरेस्ट कोई बनता है तो उस इंटरेस्ट के लिए भी वो कटौती कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज है आपका कि डिडक्शन किसके लिए कर सकता है, लोन ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग, घर वगैरह बनाने के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए, जैसा कि समुचित सरकार इसकी प्रक्रिया को अप्रूव करेगी। समुचित सरकार द्वारा जो अप्रूव्ड सिस्टम है उसके तहत यदि घर बनाने के लिए लोन दिया या इंटरेस्ट उस पर जो आया, उसके लिए वो चाहे तो डिडक्शन कर सकता है। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा आयकर जो होता है वो हमारे वेतन में से हमारा एम्प्लॉयर काटते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस की कटौती। और एनी अदर स्टैट्यूटरी लेवी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि पेशा कर होता है आपको, प्रोफेशनल टैक्स, तो पेशा कर जो होता है आपको वो आपको कटता है, तो ये पेशा कर जमा होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इस प्रकार से कोई भी लेवी जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाना है नियम के तहत, तो उसका डिडक्शन जो है कर सकता है एम्प्लॉय के वेज में से। और डिडक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या अदर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक सच ऑर्डर। अगर कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर टैक्स का ऑर्डर दिया है और वो वेज से डिडक्ट करना है किसी बात के लिए, सपोज कीजिए उस एम्प्लॉय ने किसी दूसरे एम्प्लॉय का कोई लॉस कर दिया, उसने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके वेतन में से कटौती करके इतना और दूसरे एम्प्लॉय को दिया जाए, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है आपको डिडक्शन फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो आप पर्टिकुलर मंथली पेमेंट करते हैं चंदा के रूप में, एंड रीपेमेंट ऑफ द एडवांस फ्रॉम एनी सोशल
सिक्योरिटी फंड। अब सपोज कीजिए कि कोई सामाजिक सुरक्षा निधि है। अब सामाजिक सुरक्षा निधि में आपको सर्टेन अमाउंट देना है हर महीने, और आपको उसके लिए जो है सो किसी विशेष प्रकार की सुविधा दी जाएगी, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। अब इसमें आपको सपोज कीजिए कि 200 रुपये मंथली का आपको पेमेंट देना होता है, सब्सक्रिप्शन देना होता है। ये सामाजिक सुरक्षा निधि है। आप चाहें तो एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि हमारे इस सामाजिक सुरक्षा निधि में जो है आप 200 रुपये हर महीना जमा करते रहिए। तो इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन के लिए या किसी प्रकार का अगर एडवांस लेते हैं आप, तो उसके रीपेमेंट्स के लिए उस सोशल सिक्योरिटी फंड में। और स्कीम्स कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड और हेल्थ इंश्योरेंस। मान लीजिए स्कीम्स, मान लीजिए कि आपने किसी प्रोविडेंट फंड को लिया है, पीपीएफ वगैरह या ईपीएफ, या फिर आपको किसी प्रकार का विशेष पेंशन फंड है। बहुत तरह के पेंशन फंड होते हैं आज के समय में, जिसमें कि आप मंथली कटौती करेंगे तो 60 साल के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा सरकार का। आप जैसे मैंने आपको बताया पीएमएसवाईएम वगैरह है, या और किसी प्रकार का हेल्थ स्कीम के लिए आपने जो है सो ले रखा है। तो उसमें जो सब्सक्रिप्शन देना है, या आपको कह सकते हैं रेंटल देना है मंथली या एनुअली या जो भी, तो उसके लिए डिडक्शन कर सकता है नियोजक। अब यदि एम्प्लॉय किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है, उसके लिए कुछ पेमेंट्स वगैरह उसको करना है, चंदा वगैरह देना है, तो ऐसी स्थिति में डिडक्शन उसका कर सकता है, जैसा कि समुचित सरकार उसके लिए निर्धारित करेगा कि क्या कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट क्लॉज है आपका कि यदि कोई एम्प्लॉय किसी सर्टेन ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हो, तो ट्रेड यूनियन के से रजिस्टर्ड होने के बाद उस ट्रेड यूनियन के लिए जो है जो उसको फी देना है, वार्षिक या मासिक जो भी, या किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन देना है, या उसका जो मेंबरशिप के लिए चंदा देना है, वो सारी चीज़ों का डिडक्शन जो है, यानी कि श्रम संघ से यदि वो जुड़ा हुआ है तो संघ का जो फी है, चंदा है, इन सब के लिए डिडक्शन नियोजक कर सकता है, बशर्ते कि वो श्रम संघ जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। यदि कोई अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो उसका चंदा देने के लिए डिडक्शन नहीं किया जा सकता है। क्लॉज एल कहता है कि यदि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई एम्प्लॉय है और उसने कोई फॉर्ज नोट या बेस कॉइन्स वगैरह या म्यूटिलेटेड फॉर्ज करेंसी वगैरह को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे में जो लॉस हुआ एम्प्लॉयर को, तो उसके लिए डिडक्शन उससे किया जा सकता है। उसके बाद क्लॉज एम कहता है कि जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हुए लोग हैं, जो यदि किसी प्रकार का इनवॉइस बिल वगैरह नहीं देते हैं, या कोई जो पेमेंट लेना है वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सारी स्थिति में चाहे वो फेयर भाड़ा के रूप में या उसका जो सामान वगैरह जाता है उसके संबंध में, या क्रेन वगैरह से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि मान लीजिए उसको पेमेंट लेना है और वो पेमेंट नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर जो है उस एम्प्लॉय के वेज में से उतने अमाउंट की कटौती कर सकता है। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए रेलवे में आप जो जाते होंगे, ट्रेन से सफ़र करते होंगे, तो खाने पीने का जो है आपको सुविधा दिया जाता है। तो खाने पीने का आपको सुविधा दिया गया, उसकी फूड की कैटरिंग की गई, और अगर उसका जो पेमेंट है वो नहीं लिया कैटरर और उसके चलते फिर लॉस हो गया, तो एम्प्लॉय जो है सो फिर एम्प्लॉयर जो है उस एम्प्लॉय के से उस लॉस को ले सकता है। उसके बाद क्लॉज एन कहता है कि यदि कोई एम्प्लॉय जो है किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का छूट दे देता है या रिफंड कर देता है गलत तरीके से, जो कि नहीं दिया जाना था और वो उसकी गलती से होता है, तो ऐसी स्थिति में जो लॉस होगा उसको उसके वेज से डिडक्ट किया जा सकता है। और जो लास्ट क्लॉज है इसका, वो कहता है कि डिडक्शन मेड विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में यदि किसी प्रकार का वो अंशदान देना चाहता है, सहयोग देना चाहता है, कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो उसके लिए वो अगर एम्प्लॉय को लिख करके देता है, रिटन ऑथराइजेशन देता है कि आप मेरे बिहाफ में मेरे वेज में से 2000 रुपया जो है इस फंड में आप दे दीजिए, तो ऐसी स्थिति में जो है डिडक्शन जो है, और या सच अदर फंड एज मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश करे, जैसे कि आज के समय में हम लोग पीएम केयर फंड के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो इस तरह के कोई फंड्स के थ्रू में यदि वो ऑथराइज करता है अपने एम्प्लॉयर को, तो वहाँ पे उसको जो है सो दिया जा सकता है। अब इसका जो सबसेक्शन 3 है 18 का, वो क्या कहता है कि आपका मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है उसका, तो इन एनी वेज पीरियड फ्रॉम द वेज ऑफ एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड द 50% ऑफ सच वेज। उसका जितना वेज होगा, वेज क्या है, फिर वेज क्या है उसको समझने के लिए आप मेरा डेफिनेशन वाला वीडियो देखिए, उसमें क्लियर मैंने किया कि वेज क्या है, उसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया। तो उसके तहत जो वेज की परिभाषा है
उस वेज में मान लीजिए सपोज कीजिए वेज आता है उसका 20,000 रुपया, तो उस 20,000 रुपये में से मैक्सिमम 50% यानी 10,000 रुपये तक की कटौती की जा सकती है। बाकी का 50% कम से कम उसके जीने खाने के लिए आवश्यक होगा। हालांकि इसमें एक कंडीशन दिया है कि यदि किसी कानून के तहत कोई ऐसा नियम हो, कानून हो जिसके तहत उसको और भी कटौती की जरूरत है, या कोई ऐसा कटौती करना है जो उसके 50% से ज्यादा हो जा रहा है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावे अन्य मामलों में उसको जो है सो 50% से अधिक उसके वेज से कटौती नहीं होगी। और यदि किसी परिस्थिति में उसका डिडक्शन जो है सब सेक्शन 2 के तहत जो उसको ऑथराइज्ड डिडक्शन है वो 50% से ज्यादा हो जाता है उसके वेज से, तो जो एक्सेस है उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। एक्सेस किससे रिकवरी की जाएगी? एक्सेस की रिकवरी की जाएगी किससे? एम्प्लॉयर से। और उसका तरीका क्या होगा? तो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि नियम में इसका जो रूल बनेगा उसके रूल में जैसा निर्धारित किया जाएगा उस तरीके से एम्प्लॉयर से उसकी वसूली कर ली जाएगी। इसका सबसेक्शन 5 कहता है कि यदि मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने किसी प्रकार का डिडक्शन किया, कटौती किया, और कटौती करने के बाद उसने उसको डिपॉजिट नहीं किया उस पर्टिकुलर अकाउंट में। अब सपोज कीजिए उसने ट्रेड यूनियन का चंदा काटा लेकिन ट्रेड यूनियन को जमा नहीं किया, या पीएफ का अंशदान काट लिया, ईएसआई का पीएफ का अंशदान काट लिया, ईएसआई का अंशदान काट लिया नियोजक एम्प्लॉय से, लेकिन उसको जमा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में यदि उसके लिए कोई प्रोविजन हो पेनल्टी का या और भी चीज, तो उसके लिए एम्प्लॉय शैल नॉट हेल्प बी रिस्पॉन्सिबल, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि उसने तो अपने वेज से कटौती करवा दिया है। अब कोड का जो सेक्शन 19 है वो है आपको फाइन्स यानी कि जुर्माना। पहला तो था आपका कटौती कि कहाँ कहाँ कटौती कर सकते हैं, ऑथराइज्ड कटौती क्या होगा, डिडक्शंस। अब दूसरा है आपका सेक्शन 19 है फाइन्स, यानी जुर्माना कहाँ कहाँ या किन किन शर्तों में लगा सकते हैं जो ऑथराइज्ड है। तो इसका 19 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जो अथॉरिटी इस सेक्शन के लिए निर्धारित किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, समुचित सरकार के द्वारा जो भी प्राधिकारी निर्धारित होंगे, अथॉरिटी निर्धारित होंगे, उनकी अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का जो है किसी भी एक्ट के लिए या किसी भी ओमिशंस के लिए आप जो है सो जुर्माना नहीं लगा सकते हैं एम्प्लॉय पे। यानी अगर किसी एम्प्लॉयर को जुर्माना लगाने का अपना सिस्टम बनाना है तो उसके लिए वो क्या क्या किन किन बातों पर जुर्माना लगाएगा इसकी अपनी एक जो है पूरी लिस्ट या पूरा एक अपना रिटेन डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा उसके, या फिर उसका जो होता है आपको स्टैंडिंग ऑर्डर उसमें इन बातों को जिक्र करना होगा और उन सबको अप्रूव्ड कराना होगा उस अथॉरिटी से जो इसके लिए निर्धारित किए जाएंगे। और उसके बाद उस प्रकार का जो भी कार्य होगा जिसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, सपोज कीजिए एक कार्य हमने लिख दिया कि यदि आप जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके प्रीमाइसेस में कहीं भी थूक देते हैं तो आपके लिए उसके लिए आपको जुर्माना लगेगा 50 रुपया, जहां पे कि आपको नहीं थूकना चाहिए। तो आपने एक नियम बनाया, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी कृत्य के लिए या किसी भी ओमिशंस के लिए आप जो है सो जुर्माना लगाते हैं किसी ऐसे भाग के लोग के लिए, तो उस केसेस में आपको उसका डिटेल विवरणी जो है सही जगह पर आपको उसको प्रेजेंट करना होगा। यानी हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, सही जगह पे उसको प्रदर्शित करना होगा कि इन बातों के लिए ये आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हुए पाए गए इस प्रीमाइसेस में तो आप पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये बात उसको आपको प्रदर्शित करके रखना है उन बातों को। उसके बाद किसी भी एम्प्लॉय पर तब तक कोई भी फाइन नहीं लगाया जाएगा, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उसके उस कृत्य के लिए, उस कार्य के लिए उससे सो कॉज नहीं पूछ लिया जाए, उससे कारण परीक्षा नहीं कर ली जाए, यानी उसको सुनने का मौका नहीं दे दिया जाए। अब मान लीजिए कि नियोजक जो है अपने मन से लगा दिया कि उसके वेतन से कटौती कर लिया 200 रुपया कि आप फलाने जगह पर सिगरेट पीते हुए देखे गए थे, तो ठीक है, अगर वो देखा गया था तो सिगरेट पीता हुआ तो उससे आपको पहले सो कॉज लेना है, उससे कारण परीक्षा करनी है, उसके जवाब को देखना है, अगर आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं उसके हिसाब से फिर फाइनल निर्णय लेना है। और ये कारण परीक्षा पूछने का जो तरीका होगा वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, यानी कि वो रूल में क्लियर होगा कि किस प्रकार से फाइन इम्पोज करने के लिए आपको पूछना है एम्प्लॉय से। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि टोटल अमाउंट ऑफ फाइन which may be imposed in any one wage period or on any employee shall not exceed an amount equal to the 3% of the wage payable to him in respect of that wage period। किसी भी वेज पीरियड के लिए, वेज पीरियड क्या हुआ फिर मैंने आपको बताया, वेज पीरियड मतलब कि डेली या वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली जो भी हो, उस वेज पीरियड में जितना उसको वेज मिलता होगा, सपोज कीजिए उसको 20,000 रुपया वेज मिलता है, तो उसका 3% करने का मतलब अमाउंट का 3% हम निकालेंगे यानी कि 600 रुपया, तो 600 रुपया तक ही उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय हु इज अंडर द एज ऑफ 50। 15 साल से कम उम्र के किसी भी एम्प्लॉय पर जो है किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। मजे की बात है कि ये सारी बातें आपने, यदि आपको याद होगा पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, तो उसमें भी ये सारी बातें आपको थी, कोई नई बात इसमें आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। अगर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप उसको देख और पढ़ सकते हैं। नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डे फ्रॉम द डे ऑन व्हिच इट वाज इम्पोज्ड। यानी किसी भी प्रकार का यदि उस पर जुर्माना लगाया गया है किसी भी एम्प्लॉय पर, तो उसको आप नहीं रिकवर कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। यानी कि ऐसा नहीं कि किस्त में आप जुर्माने की वसूली करेंगे, तो किस्त में जुर्माने की वसूली नहीं होगी। और दूसरी बात कि अगर जुर्माना जिस तिथि को लगा उसके 90 दिन के बाद आप उससे जुर्माने की वसूली नहीं कर सकते। 90 दिन के भीतर ही आपको जुर्माने की वसूली कर लेनी है। नेक्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है कि जो भी जुर्माना लगेगा, प्रत्येक जुर्माना जो है वो उसके कृत्य के ही दिन, मतलब जिस दिन उसने वो कार्य किया हो उस कार्य के दिन या लोभ की जो तारीख है उसी तारीख के दिन लगेगा। उसके इतर अगले दिन या उसके बाद वाले दिन में नहीं लगाना है, उसी दिन के लिए उस जुर्माना को लगाया जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट इसका सबसेक्शन है वो कहता है कि जितने भी प्रकार के जुर्माने हैं, ऑल फाइन्स एंड ऑल रियलाइजेशंस देयर ऑफ, यानी कि जितना भी जुर्माना है या जितने भी वसूलियां हैं उन सबको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा किसमें, एक रजिस्टर में। एंड बी कीप्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि नियम में बताया जाएगा उस हिसाब से उसको रजिस्टर को रखना। नियम में ये बताया जाएगा कि रजिस्टर में क्या क्या कॉलम होगा, नहीं होगा, इन सारी बातों का जिक्र रहता है। एंड ऑल सच रियलाइजेशन शैल बी अप्लाइड ओनली टू सच पर्पस बेनिफिशियल टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट एज आर अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो जो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो जिस प्रकार से सहमति देंगे उसके हिसाब से वो जितने भी जुर्माना वसूल किया जाएगा उस एस्टैब्लिशमेंट में, सपोज कीजिए जुर्माना वसूल करके 1 लाख रुपया किया गया, 2 लाख रुपया किया गया, तो उसका जो खर्च होगा उस जुर्माने को वो बेनिफिट होना चाहिए जो कर्मचारी हैं नियोजित उनके लिए, यानी कि उनके ही भलाई के लिए उसको आपको खर्च करना है। हो सकता है आप उससे जो है उन कर्मचारियों के लिए कोई हेल्थ कैंप लगा दीजिए, डॉक्टर बुला करके, तो डॉक्टर का खर्चा हुआ, अपना हेल्थ कैंप, कर्मचारियों का चेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो इस तरह से उनके बेनिफिशियल्स के लिए आपको उनके उद्देश्यों से खर्च करना है जुर्माने को। तो ये आपका जो जुर्माना और कटौती, डिडक्शंस जो था और फाइन्स जो था, ये दोनों आपका पहले भी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में था और उसी प्रकार से इसमें भी आया हुआ है। होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेक्शन 20 जो है वो आपका जुड़ा हुआ है एब्सेंस फ्रॉम वर्क से। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, यानी कि कार्य से अनुपस्थिति के लिए क्या जो है सो कटौती की जा सकती। तो सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय जहां पर उसको कार्य के दौरान रहना था, जिस जगह पर या जिन जगहों पर उसको कार्य के समय रहना था, अगर वो उन जगहों पर नहीं रहता है तो उसके लिए आप जो है सो डिडक्शन कर सकते हैं। या तो पूरे दिन के लिए नहीं है या किसी समय के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है उससे डिडक्शन कर सकते हैं। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है कि यदि मान लीजिए किसी के भी वेतन में से कटौती करते हैं आप उसके एब्सेंस के लिए, तो वो जो कटौती होगा shall in no case bear to the wage payable to the employed person in respect of the wage period for which the deduction is made in larger proportion than the period for which was absent bear to the total period within such wage period during which by the term of employment he was required to work। मान लीजिए कि वो सपोज कीजिए कि 8 घंटे का वर्किंग आवर है, वो 3 घंटे जो है काम पर नहीं था और 8 घंटे के लिए आप उसको 800 रुपया देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी कटौती जो है 300 रुपये तक आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा कटौती आप नहीं कर सकते। अब इसमें एक प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो क्या कहता है कि समुचित सरकार जो है यदि 10 या उससे अधिक कर्मचारी एक साथ काम पर से अनुपस्थित हो जाते हैं, ठीक है, एक साथ आपसी सहमति से काम से एब्सेंट हो जाते हैं बिना किसी नोटिस दिए हुए, बिना कोई सूचना दिए हुए नियोजक को, तो ऐसी स्थिति में उनके वेज से हम डिडक्शन कर सकते हैं। जो डिडक्शन मैक्सिमम कितना दिन का हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, 8 दिन तक के उसके वेज को हम कटौती कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं उसका प्रक्रिया जो है सो समुचित सरकार प्रिस्क्राइब करती है, लेकिन यहाँ शर्त ये भी है कि यदि अनुपस्थिति की जो नोटिस होगी, अनुपस्थिति के नोटिस के बदले
वेज से कटौती करने का प्रावधान जो है नियोजक ने कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। अनुपस्थिति के नोटिस के बदले वेज से कटौती का मतलब हुआ कि अगर प्रावधान ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप अनुपस्थित होते हैं बिना कारण के तो आपके वेज में से कटौती की जा सकती है, तभी वो इस प्रकार की कटौती कर सकता है। यदि सामूहिक गुटबंदी से, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 10 या उससे अधिक कर्मचारी सामूहिक रूप से गुटबंदी करके वे बंद कर देते हैं प्रतिष्ठान को काम को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से, तो उनके वेज में से 8 दिन तक का जो वेज उनके वेज पीरियड में से डिडक्ट किया जा सकता है। यहाँ एक छोटा सा स्पष्टीकरण भी दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू वर्क। जहां उसको काम करना चाहिए, काम पर नियोजित होना चाहिए, उन जगह से वो अनुपस्थित समझा जाएगा। कब? इफ ऑल्दो प्रेजेंट इन सच प्लेस, यदि वह उस जगह पर है भी तब भी अनुपस्थित समझा जाएगा। किन स्थितियों में? इफ ही रिफ्यूजेस, अगर वो काम करने से मना कर देता है, या फिर वो स्टे इन स्ट्राइक, हाजिर हड़ताल जो होता है, यानी कि हम कार्य के स्थल पर तो उपस्थित रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, और फॉर एनी अदर कॉज विच इज नॉट रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस टू कैरी आउट हिज वर्क, या किसी अन्य कारण से जो कि रीजनेबल नहीं हो, तार्किक नहीं हो या सही नहीं हो, उन कारणों से यदि वो काम करने से मना कर देता है। यानी यदि कोई कर्मचारी कार्य के स्थल पर उपस्थित भी है लेकिन यदि वो काम करने से मना कर देता है या हाजिर हड़ताल में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को भी हम मानेंगे कि एम्प्लॉय काम पर नहीं आया था, भले वो कार्यस्थल पर उपस्थित रहा। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 21 पर। सेक्शन 21 क्या है? डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। डैमेज किसी भी सामान का या किसी भी वस्तु का खराब होना, या एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस से किसी चीज़ का लॉस होना, तो डैमेज या लॉस के लिए जो है क्या डिडक्शन किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 21 में बताया गया है। यानी कि नुकसान या हानि के लिए कटौती। तो ये सेक्शन कहता है कि ए डिडक्शंस अंडर द क्लॉज सी और क्लॉज एन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18, जो इनसे जुड़ा हुआ है डैमेज और लॉस के डिडक्शन से, फॉर डैमेज और लॉस शैल नॉट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय द एम्प्लॉयर बाय नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि यदि एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस से, मान लीजिए वो सही से काम नहीं किया, उसके चलते लॉस हो गया, या उसने ध्यान नहीं दिया, या उसने गलत पेमेंट कर दिया, या कोई भी बात, तो उसने जितना का डैमेज किया, जितना का लॉस किया, उससे ज्यादा का डिडक्शन उसके वेज में से नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि डिडक्शन शैल नॉट बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 until the employee has been given an opportunity of showing cause against the deduction or otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed for making such deductions। यानी कि वही बात हो गई कि यहाँ जुर्माना लगाने से पहले जैसे हम शो कॉज करते थे, उससे पूछते थे, नोटिस देते, उसको कारण परीक्षा करते थे कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर वो अपना जवाब देगा कि उसका किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई है। अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप उसका डिडक्शन कर सकते हैं, और इसका जो प्रोसीजर है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल में। All such deductions and all realizations thereof shall be recorded in a register to be kept in such form as may be prescribed। रजिस्टर में इसको निर्धारित संधारित करना है आपको, जितना भी आप डिडक्शंस करते हैं या वसूली करते हैं इस सेक्शन के तहत डैमेज और लॉस के लिए, उसका रजिस्टर में संधारण करना है, और वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल में कि उस रजिस्टर में किन किन कॉलम को बनाना है, उसमें क्या क्या बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है आपको डिडक्शंस फॉर सर्विस रेंडर्ड, जो उसको सेवाएं दी जा रही हैं उसके लिए क्या डिडक्शन कर सकते। तो यहाँ कहता है सेक्शन 22 की ए डिडक्शंस अंडर क्लॉज डी और क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18, यानी ये जो बातें हैं क्लॉज डी और क्लॉज ई सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18, वो आपको हाउस एकोमोडेशन या सर्विसेज के एमिनिटीज डिडक्शन से रिलेटेड है। आप इसको देख सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए कि पहले आप सेक्शन 18 में जाएं, फिर सब सेक्शन 2 में जाएं, फिर उसके क्लॉज डी और ई में जाएं। तो क्लॉज डी कह रहा है हाउस एकोमोडेशन से रिलेटेड, और क्लॉज ई जो है एमिनिटीज एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो आप इसको यहाँ आकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं जब भी आप पढ़ें। तो कहता है कि उनके लिए यदि किसी भी प्रकार का डिडक्शन किया जाता है तो वो जो डिडक्शंस होगा शैल नॉट बी मेड फ्रॉम द वेज ऑफ एन एम्प्लॉय, वो तब तक नहीं किया जाएगा अनलेस द हाउस एकोमोडेशन एमिनिटी और सर्विसेज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम एज ए टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब तक कि उस नियोजक के द्वारा अपने नियोजन की शर्तों के रूप में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। मान लीजिए नियोजक दे रहा है घर,
पुराना सा घर है, लगता है कि अब कब गिर जाए, कब टूट जाए, तो एम्प्लॉय ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया टर्म ऑफ कंडीशन में कि हम आपके मकान में रहेंगे। और नियोजक कहेगा कि नहीं, हमने आपको मकान दिया है, आप हमारे हाउस में नहीं रह रहे हैं, तो आपके लिए जो है हाउस एकोमोडेशन के रूप में 15% सैलरी में से हम काटेंगे, आप चाहे कहीं भी रहिए। तो ऐसी स्थिति में जो विवाद होगा उससे बचने के लिए क्लियर किया गया कि पहले उसको एक्सेप्ट करना है। किसको करना है? एक्सेप्ट करना है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय अपने शर्तों को मान लेगा अगर कि हाँ ठीक है हम आपके मकान में रहेंगे, या कोई भी बात जो भी सर्विस है, सेवा है, उससे दे रहा है, तो फिर उसके बाद उससे डिडक्शन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी डिडक्शन कर सकते हैं। शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द हाउस अकोमोडेशन या एमिनिटी और सर्विसेज जो भी हैं, उसके जो भी वैल्यू है उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। एंड सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ए प्रोक्योरमेंट में इम्पोज। यदि समुचित सरकार जिस प्रकार से उसको निर्धारित करेगी, इम्पोज करेगी, उस परिस्थितियों के हिसाब से वो काम होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 23। आपको सेक्शन 23 कहता है डिडक्शन फ्रॉम रिकवरी और ऑफ एडवांसेज। तो डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेज यानी जो अग्रिम उसको दिया गया है, तो अग्रिम के वसूली के लिए, अग्रिम वसूली के लिए क्या उससे कटौती की जा सकती है। तो उसका फिर क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 में अग्रिम की वसूली के बारे में डिडक्शन कहा गया है। तो उसके पर्पस से कहा जा रहा है कि रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन टू एन एम्प्लॉय शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। निम्न बातों से वो, निम्न स्थितियों से वो जुड़ा हुआ। पहला क्या कि रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ मनी गिवन टू एन एम्प्लॉय बिफोर द एम्प्लॉयमेंट बिगेन्स शैल बी मेड फ्रॉम फर्स्ट employment of wage to him in respect of a complete wage period, but no recovery shall be made of such advance given for traveling expenses। यानी कि यदि उसको मान लीजिए कि नियोजन में आने के पहले, काम में आने के पहले ही आपने उसको कुछ एडवांस दिया कि भाई आप लीजिए ये 25,000 रुपया रखिए और आइए काम पे अगले दिन से, तो आप उस एडवांस का रिकवरी कर सकते हैं उसके उस वेज पीरियड से, फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेज से उसका कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंप्लीट वेज पीरियड, बट नो रिकवरी शैल बी मेड ऑफ सच एडवांस गिवन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यदि उसको यात्रा भत्ता किसी प्रकार का दिया गया है तो उसकी आप रिकवरी नहीं कर सकते। उसके अलावा दो और रिकवरी की बात है। एक है रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ मनी गिवन टू एन एम्प्लॉय आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। काम में आने के बाद किसी प्रकार से मान लीजिए कई बार एम्प्लॉय को जरूरत होती है हेल्थ इश्यूज पे, एजुकेशनल इश्यूज पे, किसी भी इशू पे वो एडवांस मांग लिया, तो ऐसी स्थिति में उस एडवांस की रिकवरी कर सकता है, लेकिन उसका जो तरीका है प्रिस्क्राइब्ड होगा रूल में जिस तरीके से, उस तरीके से। और दूसरा है कि रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ वेज टू एन एम्प्लॉय नॉट ऑलरेडी अर्न शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। यदि उसने किसी प्रकार का वेज अर्न नहीं किया और इस प्रकार का वेज उसको मिल गया या दे दिया गया है, तो ऐसे वेजेस को, ऐसे वेतन को भी उसके वेज से कटौती करके रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 24 सेक्शन 24। वो कहता है डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। अग्रिम के बाद आपका जो है लोन है, लोन के रिकवरी के लिए, वसूली के लिए, लोन वसूली के लिए कैसे हम डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन अंडर क्लॉज जी, वो क्लॉज जी सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 में लोन के बारे में जिक्र किया गया है। तो कहता है कि फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय रेगुलेटिंग द एक्सटेंट टू विच सच लोन मे बी ग्रांटेड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसा प्रिस्क्राइब करेगी रूल में सरकार, उस हिसाब से आप उसको जो है डिडक्ट कर सकते हैं। लास्ट है कि चैप्टर नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये कोड जो है वो आपको गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा, लेकिन ये चैप्टर जो है, यानी ये चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर, पेमेंट ऑफ वेज वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर नहीं लगेगा। सेक्शन 25 इसको क्लियर करता है। इसको आप याद रखिएगा कि प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट अनलेस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन टू द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। यदि समुचित सरकार, कोई मान लीजिए राज्य सरकार को लगेगा कि नहीं हम इसको सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी लगाएंगे, तो इस चैप्टर को तो वो नोटिफिकेशन से लगा सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। इन जनरल कोड ने जो है क्लियर कर दिया कि आप पर ये चैप्टर लागू नहीं होगा। तो यहाँ इसका रीजन क्या हो सकता है? कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो बहुत सारे तरह का डिडक्शंस है जो कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट वगैरह में नहीं लागू होते हैं, इसलिए भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, पेमेंट जो देना है वीकली, फोर्टनाइटली, उससे 1 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। कई बार गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में अलॉटमेंट और बहुत सारे चक्कर से वो पेमेंट वगैरह का टाइम पीरियड वगैरह चेंज हो जाता है, या कुछ और भी रीजन हो, तो इस चैप्टर को उसमें नहीं लगाया गया है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग अगले टॉपिक में पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 4 का काफी ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना होगा हम लोग को अगले टॉपिक में। जब समय मिलेगा हम लोग अगला वीडियो में आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।